यूपी में चौथे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अभी तक 3 फेजेस में वोटिंग में 172 उम्मीदवारों को चुना जा चुका है, लेकिन वो कौन हैं, किस पार्टी के हैं, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। 3 फेजेस में बीजेपी के बेहतर ना कर पाने की वजह से आज खत्म हुआ ये चौथा फेज उसके लिए सबसे अहम था। चौथे फेज में रुहेलखंड से लेकर तराई और अवध बेल्ट की सीटें आती हैं। इसमें लखनऊ और रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं। रायबरेली में गांधी परिवार की प्रेस्टीज दांव पर है। वहां के वोटर्स के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वोटिंग से पहले वर्चुअल पैगाम भी दिया था। रायबरेली में प्रियंका गांधी खुद प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इसके अलावा वो लखनऊ में भी कई विधानसभा इलाकों में कैंपेन करने गई थीं। खैर, आज सारे उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है 10 मार्च तक के लिए। 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आज जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो बीजेपी के लिए बेहद खास हैं, क्योंकि यहां पर मिली बढ़त के दम पर ही बीजेपी ने पिछली बार सरकार बनाई थी। ये सीटें हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 16 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बाकी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी और कांग्रेस सभी 60 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी 57 सीटों पर और उसके गठबंधन में शामिल अपना दल 3 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस बेल्ट में 51 सीटें जीती थी। 1 सीट उसके सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। समाजवादी पार्टी को उस वक्त 4 सीटें, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के दोनों विधायक और बीएसपी का 1 विधायक बीजेपी में चले गए थे। लेकिन आज वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब हालात बदल चुके हैं। महंगाई और किसानों की वजह से सरकार विरोधी लहर यहां साफ दिख रही थी वोटिंग के दौरान, जबकि 2017 के नतीजे बताते हैं कि 9 जिलों में से 4 पर बीजेपी का शानदार परफॉर्मेंस रहा था पिछली बार, जो इस बार वोटर्स ने मिट्टी में मिला दिया है। ऐसा उन जानकारों का कहना है जो वोटिंग के दिन माहौल पर करीबी नजर बनाए हुए थे। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। जबकि पिछली बार विपक्षी दलों को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी ने तराई बेल्ट में पीलीभीत की 4 और लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। बांदा जिले में 6 सीटें हैं, लेकिन चौथे फेज में 4 सीटों पर ही यहां वोटिंग हुई है। 2017 में सभी पर बीजेपी जीती थी। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल एस का कब्जा था।
हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। सीतापुर में बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी। यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी। लखनऊ जिले में भी बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना परचम लहराया था। उसे लखनऊ जिले की 9 में से 8 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को यहां सिर्फ 1 ही सीट मिल सकी थी। लेकिन पिछली बार रायबरेली में बीजेपी बहुत बेहतर नहीं कर सकी थी। वहां की 6 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। और आज वोटिंग के बाद जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस बार बीजेपी के लिए यहां हालात पहले से भी ज्यादा खराब हैं। जानकारों के मुताबिक इसका ज्यादातर फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी, जो किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, पिछले साल यहां पर किसानों को कुचलकर मार डालने जैसी दर्दनाक वारदात हुई थी और इस कांड को लेकर बीजेपी को काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि यहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। इस जिले की सभी 8 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थीं और आज वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कमल का फूल यहां धूल में उड़ चुका है। लेकिन फिर भी हकीकत तो 10 मार्च को ही पता चलेगी। पर लखीमपुर खीरी में अब हालात बदले हुए हैं, इससे कोई भी जानकार इनकार नहीं कर सकता है। और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास हैं, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं। हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी मां और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते।
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर न सिर्फ मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को बचाने बल्कि बीजेपी को किसान विरोधी भी बताया था। और आज वोटिंग के दौरान विपक्ष के इस प्रचार का असर तराई क्षेत्र की सीटों पर साफ साफ देखने को मिला है। वोटिंग से 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री टेनी रोड शो के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें जनता का पहले जैसा रिस्पांस नहीं मिला। चुनाव के दौरान ही किसान नेताओं के यहां दौरे भी हुए थे, जिसका असर भी बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा था वो आज वोटों में तब्दील होता दिखा है। वैसे आज चौथे फेज की वोटिंग के बाद कई दिग्गज नेताओं की इज्जत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आ गई अदिति सिंह रायबरेली सदर मैदान से मैदान में थी, वो भी शामिल हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के आरपी यादव ने चुनौती दी हुई थी। वहीं मंत्री और बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से लड़ रहे थे, वो भी शामिल हैं। दूसरी तरफ ईडी में छापों से नाम कमा चुके राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार थीं और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा उनके खिलाफ खड़े थे। लखनऊ के लोकप्रिय नेताओं में शुमार समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रविदास मेहरोत्रा सेंट्रल सीट से मैदान में थे। वहीं अखिलेश के करीबी माने जाने वाले मनोज पांडे ऊंचाहार से मैदान में थे। बीजेपी के अमरनाथ मौर्य उन्हें चुनौती दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर हरदोई से चुनाव लड़ रहे थे। और उन्नाव में रेप पीड़िता की मां आशा सिंह उन्नाव सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। इन सब नेताओं को लेकर वोटरों ने अपना फैसला आज सुना दिया है, जिस पर मोहर तो लेकिन 10 मार्च को ही लगेगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।